लेक्चर 2 9th क्लास व्याकरण, हिंदी व्याकरण हम लोग इसमें समास पढ़ रहे हैं। ठीक है, समास पढ़ते हुए जब हमने देखा कि तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद जो है गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण होने के कारण पूर्व पद गौण, विशेष्य होने के कारण उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास के और भी उदाहरण हम लोगों ने जैसा देखा है इसमें। ठीक है, कर्मधारय समास हाँ, जैसे इसमें हम और सब ले लेते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा से मुख की तुलना की गई है। ठीक है, जैसा चांद है वैसा ही मुख है, लेकिन दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध है, अतः यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की परिभाषा लगभग एक ही जैसी रहती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य के कारण, लेकिन कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है, जो तत्पुरुष समास में नहीं होता। ठीक है, ऐसे इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चरण, कमल चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, इसके बाद है आपका मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र यानी चंद्र रूपी मुख ना। और जैसे इसमें हो गया घनश्याम, घन के समान श्याम। तो ये सारे जहाँ पर भी आ रहे हैं, ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। तीसरा अब हमारे पास है द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसका भी प्रधान क्या है, उत्तर पद ही है। पूर्व पद क्या होता है, इसमें संख्यावाची होता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होते हैं, और ये क्या बताते हैं, संख्या को बताते, समूह को बताते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। ठीक है, इसके बाद तिराहा, 3 रास्तों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। ठीक है, इसके बाद त्रिफला, 3 फलों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, नवनिधि, 9 निधियों का समाहार, पंजाब, 5 आवों का समूह यानी 5 जगह का, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का या निधियों का समूह। तो ये जहाँ पर पूर्व पद संख्या को बताता है वो संख्यावाची है। ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। इस तरह यहाँ पर द्विगु समास होता है। ये हमें इस पे ध्यान रखना है कि कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, और इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, और ये समूहवाची होता है, माने कि समूह को बताने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, 3 लोक, 3 लोकों का समाहार, 5 वटी, 5 वटों का, 4 पाई, 4 पायों का समूह। तो इस तरह से हम इन्हें यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जहाँ समस्त पद में आए सभी पद गौण होते हैं। ठीक है, और तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थ उसी से स्पष्ट होता है। यानी कि इस समास में जो दोनों पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि गौण होते हैं, इनका महत्व नहीं होता। अर्थ स्पष्ट होता है तीसरे पद से, और वही तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जो किसी के विषय में कुछ कहता है। इसकी परिभाषा है कि जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इसमें भी दोनों पद हैं समास के, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, लेकिन इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि वह पद प्रधान होता है जो इन दोनों से अलग
तीसरा पद होता है जो किसी के विषय में कुछ कहता है या किसी के विषय में रूढ़ होता है। रूढ़ का मतलब होता है कि जो परंपरा से चली आ रहे नाम से हम उसे पुकारते हैं। जैसे कि कमल, कमल रूढ़ है एक फूल के लिए, क्योंकि जब भी हम कमल कहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक फूल विशेष का नाम है। ठीक है, गुलाब कहेंगे तो जानते हैं कि एक फूल विशेष का नाम है। इसी तरह से जो किसी भी चीज़ के लिए रूढ़ हो, जैसे कि पीताम्बर पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र है, या पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र बहुत पहनते हैं, लेकिन यह कृष्ण के लिए रूढ़ है या विष्णु के लिए रूढ़ है। तो इस तरह से जहाँ दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद गौण होते हैं, दोनों ही पद का महत्व नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है वो तीसरा पद जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीलकंठ शब्द का अर्थ यदि नीलाकंठ है तो विशेषण और विशेष्य है ये। ठीक है, नीलाकंठ है और ये इसमें उपमेय उपमान का संबंध है, तब तो ये तत्पुरुष या कर्मधारय समास हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब ये बहुव्रीहि समास हुआ। मैंने पहले ही बताया कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, अतः यहाँ पर तीसरा पद ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे और भी इसमें और उदाहरण हमारे पास हैं, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, अर्थात रावण। ठीक है, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाला पाणिनि का व्याकरण। ठीक है, गिरिधर है ना, गिरिधर माने उसको गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। इसी तरह से बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं जो हम इसमें देख लेंगे। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, और भी इसमें है अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माल जिसकी यानी कि सूर्य। त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके, त्रिदेव यानी शिव। ठीक है, और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो जो जहाँ पर ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है और वह दोनों अर्थ स्पष्ट नहीं होता बल्कि तीसरे अर्थ से स्पष्ट होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। फिर हमारे पास है तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत आसान है, इसमें भी 2 पद होते हैं और इसके दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कोई पद गौण या कोई पद माने प्रधान और कोई गौण नहीं होता, बल्कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह के द्वारा हम इसे आपस में जोड़ते हैं। जो योजक चिन्ह एक छोटा सा डैश जैसा जो हम दोनों के बीच में लगाएंगे, 2 शब्दों के बीच में, इसके द्वारा हम इसे जोड़ेंगे और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे अनजल, अन जल, अन्न और जल के बीच में छोटा सा एक योजक चिन्ह हमें लगाना है, यानी जिसको डैश कहते हैं, वो लगाना है। तो ये हमारा समस्त पद है अन्न जल। ठीक है, और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो गया अन्न और जल। माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। योजक चिन्ह के द्वारा इसे हम आपस में जोड़ते हैं जब इसका समासिक पद बनाते हैं, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तब ये समुच्चय बोधक अव्यय का इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पति पत्नी, पति और पत्नी, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। ठीक है, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गुण दोष, गुण और दोष, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। ठीक है, नर नारी, नर और नारी, भला बुरा, भला और बुरा, लोभ मोह, लोभ और मोह, दिन रात, दिन और रात। ऐसी बहुत सारे शब्द इसमें हैं जो जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़, द्वंद्व माने जुड़ा हुआ, युग्म। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि हमारा ये तो पूरा जो ब्रह्मांड है ये सब युग्म पर ही निर्भर है, यानी कि जोड़े पर ही निर्भर। हर किसी का कोई ना कोई जोड़ा हम रखते हैं, चाहे वो सजीव वस्तु हो या वो निर्जीव वस्तु हो। ठीक है, जैसे सजीव वस्तु भी होती है, तो सजीव वस्तुओं में जैसे नर नारी, ठीक है, माता पिता, ये सब हो गया। भावात्मक कुछ चीज़ होते हैं जैसे सुख दुख, ठीक है, जो प्रकृति के उसमें होता है दिन रात,
है ना। इस तरह का कुछ निर्जीव चीज़ है उनका भी हम जोड़ा बना कर रखते हैं, जैसे मेज कुर्सी, खिड़की दरवाजे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या है, युग्म और जोड़े में होता है और इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है।